नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 2 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर इस समय इतना भयानक खेल चल रहा है और कुछ ऐसे चैनल हैं जो मुसलमानों को खुश करने के लिए इतना झूठ बोलते हैं, इतना बरगलाते हैं कि उनके हिसाब से मुसलमान तो दिमाग से पैदल है। उनको ये नहीं पता कि इस देश का मुसलमान सही खबर देखना चाहता है और ऐसे लोगों को भी आज एक्सपोज करूंगा। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय भारत में शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसको लेके भी अब अपोजिशन ने एक ऐसा बयान जारी किया है कि इस बयान को सुनने के बाद आज आप भी कहीं ना कहीं सवाल पूछने की हैसियत में आ जाएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि गाजा के अंदर लगभग 30 से ज़्यादा एनजीओ को बंद कर दिया गया है और उसका रिजल्ट ये है कि अब गाजा के अंदर बच्चों की मौत होना फिर से शुरू हो चुकी है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक खिलाड़ी ने फिलिस्तीन का झंडा क्या उठा लिया, उसके खिलाफ ऐसी जांच बैठी है कि अगर इस वीडियो को आप डिटेल में समझेंगे तो समझने के बाद एक सवाल आप पूछेंगे कि क्या किसी देश में फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना गैरकानूनी है, असंवैधानिक है? यानी यकीन मानिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ और सबसे पहली, सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से। ईरान की जिस स्थिति को तमाम लोगों ने आपको यह कह के बता दिया कि महज थोड़ा सा प्रोटेस्ट है, थोड़ा सा प्रदर्शन है, बाकी वहां कुछ है नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान इस समय अपने सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के लोगों के बीच क्लैशेस शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि 6 से ज्यादा ईरानियों की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। 17 से 18 जो लोग हैं केवल एक प्रांत जिसका नाम लोरिस्तान है, इस प्रांत में 6 से 7 लोगों की मौत हुई है। 17 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायल होने की पीछे वजह पता है क्या है? यहां पे पुलिस का हेडक्वार्टर था। जो प्रदर्शनकारी है पुलिस के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरता तो ये लोग वहां पे जो आर्मरी थी, यानी जो हथियारों का जखीरा रखा था, जो हथियारों के पूरे वहां पे सोर्सेस थे, उसको आग लगा दे। उसका वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हथियारों के जखीरे को फूंका जा रहा, जलाया जा रहा। और साथ ही कई सारी ऐसी वीडियोस निकल के सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि ईरान की जितनी सरकारी इमारतें हैं, जितनी सरकारी दफ्तर हैं, हर उस बिल्डिंग में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाना शुरू कर दिया है। और उसका भी वीडियो आप देख लें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सरकारी इमारतों को टारगेट करके वहां के प्रदर्शनकारी जला रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, रिपोर्ट यह भी निकल के सामने आई है कि ईरान के अंदर जितने खामनेई की पसंदीदा इमारतें थी, जो उन्होंने सिंबल्स बनवा रखे थे, उन तमाम सिंबल्स को भी जलाया जा रहा। उसका भी वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां के ऐतिहासिक इमारतों को जलाया जा रहा है। और साथ ही अब सबसे अजीबोगरीब चीज ये है कि ईरान के झंडे को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ईरान के दरअसल 2 झंडे हैं। पहला झंडा वो है जो रेजा पहलवी के टाइम में था, जब इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में नहीं हुआ था, उस टाइम दूसरा झंडा था जिसमें वही सब कुछ था, लेकिन जो बीच का लोगो है वहां पे शेर और सूरज था, शेर और सूरज। बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे आयतुल्लाह खामनेई की सरकार आई, उनकी सल्तनत आई, तो उन्होंने उस शेर और सूरज को हटा के अपना एक खालसा जैसा निशान लगा दिया। अब रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है और कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि खामनेई के झंडे को बाकायदा उतारा जा रहा है, बाकायदा गिराया जा रहा है और गिराने के बाद उसको
बाकायदा जलाया तक जा रहा है। और साथ ही कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो अब रेजा पहलवी के उस पुराने वाले झंडे को लेके सड़कों पे उतर चुके हैं। और एक वीडियो तो ये भी निकल के सामने आया जिसमें देखा गया कि 2 आर्मी के ऑफिसर, अभी आर्मी के हैं नहीं हैं, इन्होंने फेक कॉस्ट्यूम पहना है या फिर एक किसी और देश का वीडियो है, इसकी पुष्टि तो मैं आपको नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दावा ये किया जा रहा है कि ये तेहरान के मेट्रो स्टेशन का वीडियो है जहां पे आर्मी के जवानों ने रेजा पहलवी के हक में झंडे को उठाया है और उठाने के बाद प्रदर्शन करना शुरू किया है। उसका भी वीडियो आप देख लो। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वहां के जो हालात हैं ईरान के, वो नॉर्मल नहीं है दोस्तों। कई सारी ऐसी वीडियोस निकल के सामने आई हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि बाकायदा गोली चलाई जा रही है। बाकायदा एजेंसी के जो कमांडर्स हैं अब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोली तक चला रहे हैं। इसी गोली कांड में 6-7 लोगों की मौत ऑफिशियल तौर पे हुई और साथ ही 17 से 18 लोग घायल हुए दोस्तों। मतलब इतना इंटेंस लेवल का प्रोटेस्ट है। गोली चलने का भी वीडियो निकल के सामने आया, एक बार उसको भी आप देख लें। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान की हालत है। अब आपको जो मैंने कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं से खेलते हैं। एक शख्स से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, कल मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रहा था चूंकि उनको यूट्यूब पे बैन कर रखा है। जो यूट्यूब का सिस्टम है उसने अमरीश मिश्रा को बैन कर रखा है और उसके पीछे वजह यही है। अमरीश मिश्रा ने एक वीडियो लॉन्च करते हुए कहा कि भाई ईरान तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये सब जो वीडियोस निकल के सामने आ रहे ये सब फर्जी है, सब प्रोपोगेंडा है। इनको लगता है इन जैसे लोगों को कि हम मुसलमानों को बस ये बता दें कि तुम कहीं हार नहीं रहे हो, मुसलमान खुश हो जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। पत्रकारिता किसी को खुश करने के लिए नहीं की जाती। पत्रकारिता हमेशा ही सही खबरें दिखाने के लिए की जाती है, जो मैं करता हूं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी करते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है तो हो रहा है। ईरान में अगर सिचुएशन खराब है तो है, उसमें झूठ और प्रोपोगेंडा फैलाने का क्या मतलब है। जो चीजें सच है उसको बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। कभी भी किसी को बरगलाने के लिए ऐसे झूठी खबरों को नहीं परोसना चाहिए कि ईरान में सब नॉर्मल है। और ऐसे ही क्लिकबेट जब आप करते हैं भाई साहब, तभी आपका चैनल उड़ाया जाता है। बाकी और भी लोग काम करते हैं और किसी का चैनल नहीं उड़ता। आपका 5 से 6 बार उड़ चुका है। उड़ने के पीछे वजह यही है कि आप फेक खबरें बहुत दिखाते हैं, खुश करने के चक्कर में। न जाने आपका कौन सा सोर्स है। खैर, किसी की ज्यादा परवाह न करते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही गाजा के हवाले से। और गाजा के अंदर तो इस समय मानो सिचुएशन इतनी खराब है कि उस सिचुएशन को अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इजराइल कितना एडवांस लेवल पे खेल रहा है। दरअसल इजराइल ने ही हाल फिलहाल में दावा किया था कि अब ईरान के लोगों को सड़कों पे उतर जाना चाहिए और ईरान के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और बहुत होगा तो ईरान के लोगों को 4-6 लाठियां पड़ेगी, 2-4 गोलियां पड़ेंगी, लेकिन सत्ता चेंज हो जाएगी तो अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात ईरान के बेहतर हो जाएंगे और ऐसे हाल में ईरान तरक्की करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के इसी बयान के बाद प्रोटेस्ट चालू हुआ था और वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, एक बार और दिखा देता हूं। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious imagining the new roads, schools, hospitals
that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Do you know why Iran's oppressors keep losing? It's not only because they're incompetent and cruel. They are. It's because they seek to conquer other nations, to impose fundamentalist tyranny on the Middle East, on the entire world. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था, और उसी टाइम उसी बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात और बोली थी कि वो 30 से ज्यादा एनजीओ को, यानी वो कंपनियां जो गाजा के अंदर जाके खाना बांटती थी, वो कंपनियां जो गाजा के अंदर जाके मदद की चीजें देती थी, मेडिकल सर्विसेज देती थी, उन कंपनियों को गाजा के अंदर कंप्लीटली बैन किया गया। हालांकि सीज फायर की शर्तों में यह बात कही गई थी कि किसी भी मेडिकल सप्लाई को फिलिस्तीन के अंदर जाने से इजराइल नहीं रोक सकता, लेकिन रोका गया दोस्तों। 30 से ज्यादा एनजीओज को रोका गया और उसका रिजल्ट ये आया। अल जजीरा की रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि बच्चों की मौत शुरू हो गई है, चूंकि इजराइल ने वहां पे एनजीओ को जाना मना कर दिया, बैन कर दिया। आप सोचिए, आज सुबह सुबह ही एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। वजह यह थी कि उसके घर पे हमला हुआ था, उसको डिस्प्लेस करके एक टेंट में लाया गया था। उसके बाद बरसात हुई, टेंट पूरा भीग गया, ठंडी हवाएं चली। जब एनजीओस पहुंचते थे तो एक दो कंबल बांट देते थे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण थी। लेकिन जब एनजीओ बैन किए गए, जब एनजीओ बैन कर दिए गए, तो फिर क्या हुआ? कंबल तक पहुंचा नहीं, दवाएं पहुंची नहीं, दूध पहुंचा नहीं, बच्चे की मौत हो गई। और ये तो एक शुरुआत है। ये जो ईरान की सत्ता पलट पे लोग खुश हो रहे हैं, शुरुआत है। ईरान में डिस्टरबेंस क्रिएट करवा के इजराइल अपने मंसूबे को बहुत तेजी के साथ आगे लेके जा रहा। चाहे आप सोमालीलैंड का मामला देख ले, और चाहे अब यमन में, जो साउदर्न यमन है, उसको भी मान्यता देने के लिए इजराइल प्रतिबद्ध हो रहा है। दक्षिणी यमन को हुती से छीन के उसको मानता एसटीसी को दे देगा इजराइल, और फिर वहां से हुती से जाके लड़ाई लड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में इस समय फिलिस्तीन के हक में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहां की पुलिस उस प्रोटेस्ट को लगातार सख्ती के साथ दमन करने में लगी है। एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक शख्स जो शरीर से थोड़ा सा हेल्दी है, आपको जान के ताजुब होगा कि यह व्यक्ति आंखों से अंधा है, लेकिन इसके मन की जो आंखें हैं वो गाजा के लोगों का दर्द देख सकती हैं, फिलिस्तीन के लोगों का दर्द देख सकती हैं। ये हाथों में झंडा लेके खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद इसने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया अपने व्हील चेयर पे, क्योंकि ये चल नहीं सकता है, व्हील चेयर पे बैठ के जब इसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तब ब्रिटिश पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया गया। वीडियो आप साफ तौर पे देखें। Thank you, sir. Free Palestine. Free Palestine. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बच्चों के हक में आवाज उठाने के लिए एक अंधे आदमी को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सच में ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने हम पे शासन किया था। ये वही लोग हैं। इनकी नियति इतनी घटिया है, इनकी सोच इतनी घटिया है कि अपने ही आवाम को परेशान कर रहे हैं इजराइल के कहने पे। खैर, अपने ही आवाम को परेशान करना हो तो अपने यहाँ के ही लोगों को देख लो। एक बयान बीच में निकल के सामने आया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक कट्टर हिंदुवादी सोच के आदमी ने कहा था कि अगर मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी है, अगर वो आईपीएल खेलने के लिए भारत आता है तो स्टेडियम में उसकी कुटाई करेंगे, साथ ही शाहरुख खान की भी करेंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर से खेलता है। इसी बीच बीजेपी के एक नेता का बयान निकल के सामने आ गया कि शाहरुख खान तो देशद्रोही है, शाहरुख खान देशद्रोही है। चलिए भाई साहब, हम भी मान लेते हैं शाहरुख खान देशद्रोही है। वजह यह है कि भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं, और मुस्तफिजुर रहमान अगर केकेआर की टीम से खेलता है और शाहरुख खान उसको बुलाते हैं, तब तो भाई गलत करते हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन फिर यहां पे एक सवाल निकल के सामने आता है, तो फिर अडानी कौन है? अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत में बुला के खिलवाने से केकेआर के जो हेड हैं शाहरुख खान वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, तो अडानी कौन है जो अपनी बिजली के प्लांटों से बिजली भर भर के बांग्लादेश में भेजते हैं और जिससे बांग्लादेश आगे जा रहा है? फिर जयशाह कौन है जिनकी बिना परमिशन की केकेआर का कोई भी टीम किसी को नहीं बुला सकती?
तो फिर जयशाह कौन है? और फिर इसी पे संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने साफ तौर पे एक बयान जारी करते हुए कहा कि भाई साहब, अगर एक खिलाड़ी को भारत बुला के खिलवाने से शाहरुख खान देशद्रोही है, तो फिर बहुत सिंपल सी बात है कि शेख हसीना को भारत में रखने के बाद मोदी भी देशद्रोही है। ये मेरा बयान नहीं, ये संजय सिंह का बयान है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब इस लेवल की अंधभक्ति है। आप प्यार से कह सकते थे, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, आप कुछ भी कह सकते थे कि नहीं भाई, हमारे देश के लोगों की भावनाओं का सवाल है, आप बांग्लादेश से खिलाड़ी ना बुलाएं। नहीं बुलाया जाता। लेकिन इस लहजे में बात करना कि अगर तुम बुलाए तो तुमको मार देंगे, पीट देंगे, दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। इधर जम्मू कश्मीर से एक मामला निकल के सामने आ रहा है जिसमें एक खिलाड़ी है, उसने अपने हेलमेट पे फिलिस्तीन का झंडा लगा लिया। अपने हेलमेट पे उसने फिलिस्तीन का झंडा लगाया। उसी के जस्ट बाद जम्मू एंड पुलिस, जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, वो जांच पड़ताल करने में जुट गई दोस्तों। अब वो जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल करने के बाद अगर सारी तस्वीरें, सारे विजुअल सही पाए गए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि तुमने फिलिस्तीन का झंडा क्यों उठाया। और ताज्जुब की बात यह है कि भारत सरकार खुद फिलिस्तीन को मान्यता दे रही है। तो एक तरफ तो तुमने फिलिस्तीन का झंडा क्यों उठाया, और दूसरी तरफ हम मान्यता भी फिलिस्तीन को देंगे। तो दोनों में से कौन सा कैरेक्टर किसका सही है तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन यह सवाल बनता है कि फिलिस्तीन का झंडा उठाने पे ये जेल जैसी कार्रवाई क्यों? क्या किसी ने हमास का झंडा उठाया, हिजबुल्लाह को उठाया, अलकायदा को उठाया? नहीं ना। आदमी ने किसका झंडा उठाया? फिलिस्तीन का। तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? खैर, इस सवाल का जवाब ये लोग कभी नहीं देंगे दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि इनके सोच में वो चीज नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।